राजा विक्रमाजीत अपना भेष बदलकर जनता के कष्टों का अनुभव करने रात के समय भ्रमण करते थे। एक बार वो सदा की भांति अपने भ्रमण पर निकले ही थे कि थोड़ी दूर पर उन्हें दो साधु मिले। एक साधु कह रहा था कि जो लिखने वाले ने लिखा है वही होता है, परंतु दूसरा साधु कह रहा था नहीं, कर्म द्वारा वो लेख बदल भी सकता है। दोनों में इसी बात पर तू मैं हो रही थी। एक कह रहा था लेख प्रधान है, दूसरा कह रहा था कि कर्म प्रधान है। राजा सामने आ गया। क्यों बाबा, क्यों लड़ रहे हो? बात क्या है? दोनों ने अपने पक्ष को दोहराया। राजा चकित तो रह गया, पर फिर भी उसने कहा, देखो बंधुओं, आपको पता है कि इस नगरी का राजा कौन है? किसके राज्य में आप विचरण कर रहे हैं? हाँ महाराज, जानते हैं। यहाँ का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय है, दानी है, भगवान को जानने वाला है। तो फिर तुम लोग कल उसकी कचहरी में जाकर अपने विवाद का निर्णय ले लो। राजा इतना कहकर आगे तो बढ़ गया, पर उसके दिमाग पर यह बात बोझ बनकर रह गई। लेख प्रधान या कर्म प्रधान इसी सोच में पड़ा था कि गली के एक छोर में दीप जल रहा था और उस मकान से रोने की आवाज आ रही थी। राजा रुक गया। मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बीत जाने पर द्वार खुला और एक मरील सा मुखड़ा सामने नजर आया। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है? महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़े, हमें पता है कि आप राजा विक्रमाजीत के अतिरिक्त कोई नहीं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कष्ट क्या है? राजा विक्रमाजीत ही नहीं, और भी कोई आपका सहायक हो सकता है। महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलकर आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी। राजा गृहस्वामी के पीछे पीछे अंदर चला गया। राजा को आसन देकर बिठा दिया। तब गृहस्वामी ने अपनी राम कहानी शुरू की। महाराज, मेरे यहाँ शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान न हुई। हमने नाग देवता की आराधना शुरू की। एक रात को मुझे स्वप्न हुआ कि ब्राह्मण, तुम मांगो, क्या चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, देखो भगत, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, पर तुमने इतना कर्म किया, इतनी साधना की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। पर मैं भी विवश हूँ कि ठीक 12 वर्ष पश्चात आधी रात के समय नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं मान गया। 12 वर्ष तो 12 वर्ष ही सही, कम से कम मैं संतान तो अपने घर में देख लूं। तथास्तु कहकर देवता अदृश्य हो गए। आज वह 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाग दंश करेगा और वह मर जाएगा, इसीलिए ये रुदन है। राजा गृहस्वामी की सारी कहानी सुनकर असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि दूध तथा पुष्प आदि का प्रबंध कर सकते हो। महाराज, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु देवता की बात अटल होती है, यह आप सोच लें। चिंता न करो, इसका परिणाम जो निकलेगा मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ। लड़के को कमरे में सुला दिया गया। मुख्य द्वार से लेकर पुष्प बिछा दिए गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर दिए गए। आधी रात के समय नाग देवता ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना आरंभ किया। पुष्पों से सजा मार्ग, स्थान स्थान पर दूध आहार। नाग बालक के कमरे तक आते आते दयालु को चुके थे। नाग अपने देवता का आदेश भूल चुका था। क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भूल चुका था। महाराज, अपने बालक का जीवन दान, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ वाले कमरे से गृहस्वामी की जोरदार ध्वनि नाग के कानों में पड़ी। यह आपने बहुत ही अनुचित मांग की है। इसका अर्थ यही है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, पर इसके लिए मुझे जो दंड भुगतना पड़े भुगत लूंगा, परंतु मैं आपके बच्चे को जीवन दिए बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर नाग धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर गमन कर गए और राजा तथा गृहस्वामी ने बालक के कमरे में प्रवेश किया। राजा बोले कि महाशय, आपका पुत्र स्वस्थ है। मेरा इतना ही काम था, आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दे। गृहस्वामी का धन्यवाद लेकर राजा उनके घर से निबट अपने महल में आकर सो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने एक तो नेकी की है कि एक जीव को नाग का आहार होने से बचाया, दूसरा, कल के मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए मेरे पास प्रमाण मिल गए।
राजा नींद भर के सो गया। रात के समय उसे एक स्वप्न आया जिसमें नाग देवता उसे चुनौती दे गए कि राजा, आपने विधि लेख को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है, यह अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर कचहरी में जा बैठा। उसके दिल में रात की बीती वार्ता तथा स्वप्न की वार्ता दोनों एक साथ घूम रही थीं। इससे पहले कि वह न्याय याचकों को बुलाए, उसके पेट में कुछ गड़बड़ का भाव हुआ और उसने मंत्री को आदेश दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो गद्दी से उठा शौच करने कचहरी प्रांगण से बाहर निकल गया। शौच से निवृत्त हो उसने जैसे ही गद्दी की ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गद्दी तक न पहुँच सका। एक पक्षी ने उसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। काला जंगल जहाँ हर ओर सांप ही अटखेलियां कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध सा रह गया। वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, भूख की आग तो वृक्षों के फलों से शांत कर लेता, पर भविष्य अधर में था। इस बीच उसे कई बार आकाशवाणी हुई कि राजा विधि लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। पर न्यायप्रिय राजा ने एक गांठ सी दिल में बांध ली थी कि कर्म प्रधान है। मैंने कर्म योग से ही बालक की जान बचाई है। एक दिन एक लकड़हारा आया, उसने उसे देखा और कहा, अरे मूर्ख, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, कुछ कर्म कर, यहाँ टंगे रहने से तुझे क्या मिलेगा? राजा वहां से उतरा और उतरकर लकड़हारे के पास आ गया। कहो महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? ये कुल्हाड़ा है, मैं थक गया हूँ। तुम भी लकड़ियाँ काटो और बेचकर रोटी कमाओ। मैं एक गट्ठा बेचता था, अब 2 गट्ठे बेचा करेंगे, कर्म प्रधान है। लकड़हारा बने राजा का अब ये धंधा ही बन गया। मगर लकड़हारे की आज्ञा बिना वो दूसरी जगह भी अपना गट्ठा बेच डालता, जबकि लकड़हारे की एक ही बनिए के साथ 60 गांठ थी। जब लकड़हारे ने देखा कि मेरा नौकर तो मुझसे अधिक दाम लाता है, तो उसने बनिए को कहा, महाराज, मुझसे तो मेरा नौकर अधिक दाम लाता है, आप तो मुझे कम दाम देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारा बने राजा के साथ 60 गांठ की और उसे अपने पास नौकर रख लिया। राजा विक्रमाजीत अब लकड़हारे का नौकर न रहकर अब बनिए का नौकर था और उसी के पास रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा का भंडारी बनिए के साथ बातें कर रहा था कि हमारा राजा बड़ा उदास है, उसके पास एक मुकदमा आया है, उसका निर्णय देने के लिए उसे रात दिन परेशानी में काटने पड़ रहे हैं। ये बात नौकर अर्थात राजा विक्रमजीत ने भी सुन ली। वो बोले, अरे भंडारी जी, वो क्या मुकदमा है जिसका निर्णय राजा नहीं दे पा रहा है? थोड़ा हमें भी तो पता चले, हो सकता है नगर के राजा की हम ही सहायता कर सके। बनिया इस पर गुस्से में बोला कि तुम क्या जानो राजाओं की बातें, तुम्हें अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए। टके का नौकर लाखों के स्वप्न लेता है। अपनी स्थिति देख, हमारी बात में बाधा मत डाल। मगर भंडारी ने यह बात राजा के मंत्री तक और मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। राजा के आदेश से बनिए के नौकर राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। बनिए ने सोचा, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए। राजा विक्रमाजीत को राजभवन में लाया गया। नगर के राजा ने उसे पूछा कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो निर्णय देने में? पर महाराज, मुझे पता तो चले कि आपके सम्मुख क्या समस्या है, जिसने आपको परेशान कर रखा है और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुलाया है। देखो, तुम्हारी प्रशंसा भंडारी से सुनी है, तभी तुम्हें बुलाया है। विधि लेख प्रधान है या कर्म प्रधान है, यही निर्णय देना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इस निर्णय में? हाँ महाराज, ये तो एक साधारण सा निर्णय है। आप फैसला दे सकते हैं कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। पर इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। इसके प्रमाण हेतु सेवक हाजिर है। राजा की आज्ञा से वादी को बुलाया गया। निर्णय दे दिया गया कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं, पर इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रमाण के रूप में राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। उसने अपने आप को पर्दे में रखकर सारी कहानी सुना दी कि राजा विक्रमाजीत के सम्मुख भी यही प्रश्न आया था और उसने प्रमाण सहित यह निर्णय दिया था कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। वादी ने सारी कथा सुन स्वीकार किया कि राजा का निर्णय सत्य है। राजा ने बनिए के नौकर को कहा कि तुम बनिए की नौकरी छोड़ दो और आज से तुम मेरे मंत्री रहे। नौकर बने राजा विक्रमाजीत ने राजा से निवेदन किया
कि महाराज मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे बनिए से तो आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर राजा के मंत्री पद का भार संभाल लिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि राज्य का कार्यभार सारा मंत्री पर ही डाल दिया। मेलजोल इतना बढ़ गया कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए भी इकट्ठे ही जाने लगे। एक दिन दोनों घूमने गए थे। जंगल में जाकर शौचादि से निवृत्त होने के लिए हाथ में गड़वी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमजीत उसी प्रकार गड़वी के लिए हाथ बढ़ाने को ही था कि वही पक्षी आया और राजा विक्रमजीत को उठाकर उसी स्थान पर ले गया जहां से कुछ समय पूर्व उसे उठाया था। राजा के सामने वैसे ही गड़वी पड़ी थी। उसने पानी भरा और हाथ मुंह धोकर कचहरी चला गया। मंत्री ने कहा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। विक्रमाजीत हैरान था कि मैंने तो एक युग बिता दिया और ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। वो स्वयं हैरान था कि आखिर बात क्या है। राजा ने सिंहासन संभाल कर सारे निर्णय सुनाए और उन दोनों का निर्णय भी प्रमाणपूर्वक बताया कि लेख से कर्म बड़ा है, कर्म से लेख को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।